और पहलवान साहब के साथ अभी कई दिन से जुड़ा हुआ हूँ। और अब आज हमारे नए साथी भी जुड़े हैं काफ़ी। और जो पहलवान साहब ने टॉपिक बनाया है, जो उद्देश्य बनाया है कि भाई 2024 में चुनाव से पहले कि हम कैसे तैयारी करें कि चुनाव में बहुमत हासिल कर सकें, तो उसके लिए एक ऐसी टीम बनाई जाए कि भाई हमारा रूट लेवल पर प्रचार हो हमारी बात। क्योंकि अभी तक जो हम सब जुड़े हुए हैं सब एम्प्लॉयज हैं या सब कैडराइज लोग हैं या शिक्षित लोग हैं, लेकिन जो लोग रोजी रोटी में व्यस्त हैं, जिनको दीन दुनिया का पता नहीं है, वहाँ रूट लेवल तक हमारी बात जाए और वो लोग ऐसे ट्रेंड हों कि वो फिर उस चीज़ को भूल ना सकें। और एक ऐसा ऑर्गेनाइज संगठन मिलकर कि भाई हम 85% को जो हमारी पॉपुलेशन है बहुजन की, उसमें से अगर 50% भी जोड़ पाए, यदि हम 40% को भी जोड़ पाए और 40% लोग आपके फेवर में हो गए, तो हम समझते हैं कि हम सत्ता के नज़दीक होंगे। क्योंकि जब चुनाव होता है तो उसमें मैक्सिमम 60-65% भी वोटिंग हो पाती है। तो 60-65% में जो 40% ले जाएगा वो विजय की तरफ होगा। हम कोशिश करें इसमें जो माइनॉरिटी के लोग हैं ज़्यादातर, जिनकी संख्या 52% है, उन तक अपनी पहुंच बनाएं। और हम किस तरह से जो महापुरुषों की आइडियोलॉजी है, जो महात्मा बुद्ध का सिद्धांत है कि भी हम बार बार अगर उनके पास जाएंगे और उनको समझाएंगे तो अवश्य एक दिन वो हमारी बात मानेंगे और हम सत्ता के नज़दीक होंगे। और जब तक सत्ता हासिल नहीं कर सकते, हमारे पास पावर नहीं हो सकती, तब तक संविधान को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल समझते हैं। तो वक्ता काफ़ी है, क्योंकि कहने के लिए तो आप एक ही आदमी 1 घंटा ले जाएगा, लेकिन कम समय में सबको समय मिले, सब अपनी बात रखें। तो मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो रूट लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर, और उनके पास समय भी नहीं है बेचारे, मजदूरी में, रोजी रोटी में, जो आदमी भूखा है तो उसको पहले रोटी चाहिए। और जो आदमी अपनी रोटी व्यस्त है उसको फ्यूचर नहीं दिखाई देता। फ्यूचर उस आदमी को दिखाई देता है जिसका पेट भरा है, तो वो आदमी फिर स्वाद देखता है। और इसके पास इसमें वही लोग हो सकते हैं कि भाई इसमें जो एम्प्लॉयज है वो मैन पावर है। उनके पास बाबा साहब के मिशन से आज पैसा भी है, समय भी है और ट्रेंड भी है, तो वो लोग अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूँगा कि भाई इसको और हमारे संगठन को व्यापक रूप दिया जाए और इसमें धीरे धीरे लोग 1 से 11, 11 से 21 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जो बूंद बूंद है, बूंद बूंद से सागर बनता है और फिर समुद्र बनता है। तो इसमें ये भैलान जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि भाई आज कोई प्रयास करने वाला चाहिए। अगर हम प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। हाँ जी, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ और आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ जी सर, मेरा ये है अभी जो आपने टाइटल रखा मिशन 2024 में हम शासक कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यूँ कह रही हूँ भी उसके अंदर क्या क्या रुकावटें आ रही हैं, तो मैं उस विषय पे बात करूंगी भाई क्या क्या बाधाएं आ रही हैं। तो सबसे पहले तो उसके अंदर मनुवाद तो दुश्मन है ही, वो हमेशा से रहा है और रहेगा। दूसरी बात ये है कि मैं उसके अंदर अपने ही लोग जो विधायक सांसद चुन के गए हुए हैं,
जो हमारी आवाज नहीं उठाते, हमारे हक अधिकार की बात नहीं करते, उन्हें लेती हूँ। और तीसरी बात ये है कि जो हमारी पार्टी है, जिसे हम नेशनल लेवल की पार्टी मानते हैं, बसपा, वो कहीं भी हमारे मतलब के विचारधारा से भटकी हुई नजर आती है। वो कहीं भी ऐसा नहीं, नाम सिर्फ ये है भी बसपा, बहुजन समाज पार्टी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बहुजन के हितों के लिए कोई काम कर रही है। और जब से उन्होंने अपना ये नारा बदला है, बहुजन हिताय से सर्वजन किया है, तो लोगों को उस चीजों से मोह भंग हो गया। भी अभी हमारी पार्टी नहीं है, जो अपनापन था ना एक, वो अपनापन अब खत्म हो गया। जब सर्वजन हो गया तो सर्वजन में तो सभी आते हैं, वहां अपनापन खत्म हो गया। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से साहब ने कहा था, भाई अवसरवादी तो होना चाहिए हमें। चलो अवसर नहीं मिले, जब जब हमने अवसर, साहब ने भी जब जब अवसर मिले उन्होंने उसका फायदा उठाया, लेकिन बहन जी ने तो उन अवसर का भी प्रयोग हमारे लिए नहीं किया, वो भी स्वर्णों के लिए किया। आप कहीं भी देख लो, उन्होंने 2007 के बाद या 2012 के बाद वो कहीं भी बहुजन समाज के लिए खड़ी नजर नहीं आई। हर जगह उन्होंने मतलब के कई स्टेटमेंट दी है तो सर्वजन के लिए दी है। कितना बड़ा कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ, अभी थोड़े दिन पहले हाथरस कांड हुआ, उनकी कौन सी स्टेटमेंट आई? जब उन्होंने एक, जब ब्राह्मणों के ऊपर कुछ अत्याचार हुए, कुछ ठाकुरों ने ब्राह्मणों के साथ कुछ मतलब की जातियां की, तो उन्होंने फटाफट स्टेटमेंट दी कि यूपी के अंदर ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। उन्होंने उन्नाव कांड हुआ या फिर ये हाथरस कांड हुआ, वो भी तो हमारे समाज की बेटी थी, जब उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। और दूसरी बात ये है कि आज मैंने ग्रुप में डाली, वो पोस्टें डाली, मायावती ने जो स्टेटमेंट दी हुई थी, तो हमारा कोई साथी था, उसे बड़ा बुरा लगा। तो उन्होंने कहा कि इसमें बहन जी का नाम आता है, बहन जी का नाम आता है। तो मैंने कहा सच्चाई कहने में क्या डर है, बहन जी तो ब्राह्मणों की ज्यादा समर्थक है, हमारी तो नहीं है। तो उनको बुरा लगा, तो फिर मैंने वो सोनू अम्बेडकर जी ने जो बुक लिखी है, वो मैंने बुक सेंड करी, मैंने कहा इसे पढ़ो तो अपने आप आपको सवाल के जवाब मिलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि लोग मतलब कुछ समझना ही नहीं चाहते, अंधभगत जैसे कहते हैं ना, मोदी की अंधभगत है, तो कुछ लोग बसपा के भी अंधभगत है। अब मैं एक उदाहरण से बताना चाहूंगी भी, मान लो एक घर में बड़ी बहू है और उसको पूरे परिवार की जिम्मेदारी दे दी गई है। सास है, सास ने अपनी बहू को समझदार समझ के सारी जिम्मेवारी दे दी। अब वो जो बहू है वो अपने परिवार से कम अपने मायके से ज्यादा लगाव रखेगी, तो फिर उसको उस, जरूरी तो नहीं कि उसको घर का मुख्य बनाए रखना चाहिए, तो उसके बाद वो मुख्यदारी किसी और को भी तो दी जा सकती है। जरूरी तो नहीं है जो एक बारी दे दिया उसको संभाल के ही रखना है। तो मेरा ये कहना है कि अब बसपा जो है ना, एक एक पार्टी बन के रह गई है, एक दल बन के रह गया है। वो बहुजन समाज के हित के लिए कोई काम नहीं कर रही। हमें, मुझे तो कहीं भी नजर नहीं आता। ये मेरे अपने ओपिनियन है, बाकी हो सकता है ग्रुप में किसी को बुरा भी लगे जो बसपा के समर्थक हो। हम भी कभी थे समर्थक, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों से हमें पता लगा, जैसे जैसे हमने पढ़ा, जैसे जैसे हमने सुना, तो हमें भी ये ज्ञान हुआ भी वास्तव में बहन जी अब हमारे समाज के लिए काम नहीं कर रही है। वो भाजपा के हाथों, आरएसएस के हाथों जो ना एक कठपुतली बन के रह गई है। वो ना हमारे लिए आवाज उठा सकती है, ना हमारे हक की बात कर सकती है। जो वो सर, रेंज नहीं आ रही शायद। नहीं आ रही है। आ रही है। बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, आपकी आवाज क्लियर है, बोलिए। ठीक है जी। तो धीरे धीरे मतलब कि वो हम समझ पा रहे हैं, जहां तक वो भाजपा से डर के मतलब कि कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे पा रही है। आज मैंने अखबार इसमें कटिंग डाली हुई है ग्रुप के अंदर, भाई अब बसपा जो है ना सतीश मिश्रा के हाथों में। तो बहन जी इस चीज का विरोध क्यों नहीं करती? भाई मेरे होते बसपा कैसे सतीश मिश्रा के हाथों में जा सकती है? क्यों अखबार ऐसी खबरें दे रहा है? तो उनको इस चीज का विरोध करना चाहिए। भाई मेरा समाज इस बात से विचलित होता है, तो उन्हें ऐसी स्टेटमेंट का विरोध करना चाहिए। मान लो आज हम कह रहे हैं कि, हम क्या कह रहे हैं, बहुत सी ऐसी वीडियोस चल रही हैं फेसबुक पे कि बहन जी जो है ना काशीराम जी के मर्डर में इनका हाथ है, तो उनको इस चीज का विरोध करना चाहिए, उनको एफआईआर करवानी चाहिए। तो ये बात सर मेरे समझ से परे है। और आप भी सर जानते हो कि हम दद्दू से मिले थे, तो उन्होंने कैसे रो रो के अपने से बात की थी कि मैं इस औरत को कभी माफ नहीं करूंगा। तो चलो हमने तो पढ़ा है, उन्होंने तो देखा है सब कुछ। तो मैं ये मानती हूँ कि अब हम, हाँ जी, रघबीर सिंह बोध, आप उनका नाम पूरा लीजिए ना।
हाँ दत्तू के जी नाम से चल रही है। हाँ जी, रघुवीर सिंह बोध से मैं मिली, उन्होंने रो रो के कहा कि ये औरत जो है ना साहब की हत्यारन ये है, जो समाज मतलब कि अगर ये अपनी सही नीति पे चलती, बहुजन समाज को साथ लेके चलती और साहब को ऐसा कुछ नुकसान ना पहुंचाती, तो सच मायने में जो प्रधानमंत्री देश की जो महिला होती ना, तो हमारी मायावती होती। लेकिन ये अपने मुद्दों से भटकेगी, धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगी। अब 2012 के बाद देखो, आज इनके सिर्फ 7 विधायक बचे हैं। सर गलत बोल रही हूँ क्या मैं? जायज है, मतलब 19 हाँ 19 एमएलए थे। हाँ जी, उसमें जहाँ लखनऊ दो आए। नहीं सर, 2007 के बाद अब स्थिति देखो, आज के दिन इनके जी, सिर्फ जी। 7 विधायक बचे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? हुँ? ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं बहन जी अपनी जो मुद्दों से भटक चुकी है, अपने बहुजन समाज से विमुख हो चुकी हैं और बसपा और आरएसएस की हाथों में खेल रही हैं। तो मेरे हिसाब से हमें अपनी सही दिशा का चुनाव करना चाहिए। अब आज हमारे पास कोई ठीक से नेता ही नहीं है, बताओ हम कहाँ जाएं? लोग लोग कहते हैं ना, अभी वास्तव में नेता है ही नहीं हमारे पास। जिस नेता पे हम अपनी पार्टी का नेता जिसको मानते थे, नेत्री मानते थे बहन जी को, आज वो हमारे अपने हमें सबको नजर आ रहा है। जो समझ पा रहे हैं उनको तो नजर आ रहा है, जो अंध भगत बने बैठे मोदी की तरह, जो नहीं नहीं बहन जी 2022 में आएगी। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बहुत से बुद्धिजीवी बैठे हैं, उनको ज्यादा इस बारे में पता है। सर मेरा तो यही कहना है। और बस सर यही कहना है मेरा तो, भी लोगों को जागना चाहिए, एक लकीर को नहीं पीटना चाहिए। ठीक है, साहब ने ये पार्टी बनाई, लेकिन साहब ने इसमें अपना खून पसीना, अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरा मतलब कि सब कुछ लगा दिया, घर त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। किस लिए? इतनी मेहनत से उन्होंने पार्टी खड़ी करी थी। आज बहन जी उसका नाजायज फायदा उठा रही है अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए। तो ये बहुत गलत है। समाज को अब जागना चाहिए और अपना सही नेता चुनना चाहिए, यही वक्त है। नहीं तो मुझे लगता है कि सर 2024 के बाद अगर ये भाजपा दोबारा आई ना, तो ये हमें वोट का अधिकार हमसे छीन लेगी। कुछ इस टाइप के मतलब के वो जो है ना आधार बने हुए हैं संविधान को, ये लोग खत्म कर देंगे। अब देखो, ये कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे सर। जब 75% लोगों के जब हिंदू होने के वो आशंका होती है, अभी साइन जिन्होंने जनगणना के हिसाब से जब 75% लोग जनगणना के फार्म पे हिंदू लिख देते हैं, तब ये अमेरिका पे भेजेंगे और वहां से जब हिंदू राष्ट्र घोषित होके आ जाएगा, तब हम चाहकर भी कुछ नहीं करेंगे। तो में कहने का मतलब ये भी, हाँ जी, कहने का मतलब ये है कि समाज को अब जागना चाहिए और भाजपा की मंशा को समझ के अपने नेता का सही से चुनाव करना चाहिए। ये ना सोचे कि मान्यवर कांशीराम जी ने ये पार्टी बनाई है तो हम इससे जुड़े ही रहेंगे। नहीं, अगर गलत है तो गलत का विरोध करना सीखो और सही है तो उसका समर्थन करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जिंदे आदमी होते हैं ना, वो पानी में तैरते हैं, लाशें तो मरी हुई तैरती हैं। तो हम जिंदा है तो हमें गलत का विरोध करना चाहिए और सही का चुनाव करना चाहिए। और मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। और दूसरा, जितने भी मेरे जूम मीटिंग के साथी हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी, सभी अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को लेके आओ तो संख्या दुगनी होगी।